हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे साथ हैं कुंदन कुमार सिंह और ये आप लोगों के सामने जो बैठे हैं इनको आप ऐसे ही मत समझिएगा। ग्रुप डी के अंदर 2022 में इन्होंने 91 मार्क्स गेन किए हैं और एएलपी में अपनी 12 घंटे की ग्रुप डी की नौकरी के साथ 90 मार्क्स गेन किए हैं। जहां आज के टाइम में सिलेक्शन लेना एक उस बच्चे के लिए भी इतना डिफिकल्ट हो रहा है जो 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, इन्होंने 10-12 घंटे अपनी नौकरी के साथ यहां पर 2024 में 90 मार्क्स के साथ ग्रुप डी के साथ साथ इन्होंने 2019 में ग्रुप डी क्लियर किया था और अब 2024 में इन्होंने आप लोगों की एएलपी की परीक्षा पास की है और ना सिर्फ पास की है बल्कि टॉपर्स के मार्क्स भी ये लेके आए हैं। इनसे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बोरिंग क्वेश्चंस आज इनसे नहीं पूछने वाला हूं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेंगे कि कम समय में, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी आगे एलपी का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है, तो इतने कम समय में किस तरीके से हम लोग इन एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें डाउट्स रहते हैं आपके कि भैया कब से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, हमें ट्रेड कहां से पढ़नी चाहिए, क्या हम तीनों के तीनों एग्जाम्स को एक साथ क्लियर कर सकते हैं, क्या आपके मन के जितने भी सवाल हैं वो मैं इनसे दागने की कोशिश करूंगा। दूसरा, आपके मन में ये भी रहता है कि भैया कोई 12 घंटे की नौकरी के साथ, क्योंकि मैं देखता हूं कि हाउस वाइफ हो या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं ग्रुप डी निकाल लूं, तो क्या वो ग्रुप डी निकाल सकते हैं या एएलपी का एग्जाम निकाल सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी बुक्स इन्होंने फॉलो की, किन टीचर्स से इन्होंने पढ़ाई की और कितने कम समय के अंदर इन्होंने कितने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, उन सारी की सारी बातों को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कुंदन कुमार सिंह जी का वेलकम करता हूं। तो वेलकम है कुंदन कुमार सिंह जी। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा और अपने बारे में बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, फिर हम आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्पेशली एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि भैया आप ज्यादा बात बोल रहे थे और इंटरव्यूअर जो देने वाला बच्चा था चेतक पाटिल वो कम बोल रहा था, तो आज मैं चुप रहूंगा और मैं इनको बोलने दूंगा। ये अपने क्वेश्चन जरूर से रोकेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा बोलना बनता है कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अब बारी है कुंदन कुमार सिंह जी की। तो निश्चित तौर से कुंदन जी, आप जरूर से जरूर बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई की है, क्या आप टॉपर रहे हैं या एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप हमारे साथ शेयर करिए। सर, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है। और 10th में भी एवरेज स्टूडेंट थे हम। वहाँ 10th के मार्क्स मेरे 60% थे। उसके बाद 12th में भी 61% थे। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया और फिर इधर गवर्नमेंट एग्जाम्स की ओर अपना रुख किए। एवरेज स्टूडेंट ही थे। अच्छा। जी सर। और 10th 12th के बाद डिप्लोमा किए हो कि आईटीआई किए हो? नहीं सर, डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो। अच्छा, हाँ ये सर। बात सच है कि आपने ग्रुप डी की नौकरी करते हुए, और मुझे लगा है कि आप ऐसी पोस्ट पे थे जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट होती है, और कहते हैं लोग कि 12 घंटे की शिफ्ट में तो सिर्फ खाना और ड्यूटी ही हो पाती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता। खाना सोना और ड्यूटी, खाना सोना और ड्यूटी, यही रूटीन होता है। तो इस डिफिकल्ट रूटीन के साथ आपने कैसे सफलता हासिल की, मतलब आपने कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर लिया? और जो ये लड़के अभी नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप डी में हो या बाहर प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, क्या इनके लिए कोई होप बचती है कि ये लोग गवर्नमेंट एग्जाम जो एएलपी, टेक्नीशियन, जे या और भी कोई एग्जाम है, इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं अपनी नौकरी में रहते हुए? तो प्लीज इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। जी सर, सबसे पहले तो एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, उसके लिए मोटिवेशन। तो आप को पूरा करने के लिए नींद से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो या फिर ड्यूटी में भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा या घर पे जाइए, वहाँ पे टाइम निकालिए अपने लिए और वहाँ पे बेहतर से बेहतर प्रयास करने का कोशिश कीजिए। उससे बेहतर बेहतर रिजल्ट मिलता है। और हम भी सर वही किए थे। आपने कैसे टाइम निकाला अपनी 12 घंटे की ड्यूटी के बाद? सर, ड्यूटी से हम घर जाते थे, फिर वहाँ पे हम अपने लिए 5-6 घंटा का स्लॉट बनाते थे। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज पढ़ते थे जल्दी जल्दी। फिर मॉक लगाते थे कि तो फिर उतने ये देर में बच्चे कवर बोले, हो जाए मैक्सिमम। कुंदन जी, बच्चे बोलेंगे कि 12 घंटे तो तुमने नौकरी कर ली, फिर 6 घंटे आप पढ़ लिए, तो सोए कितना, फिर खाए कितना? फिर बच्चे कहेंगे कि फेक है, झूठ बोल रहा है।
नहीं, नहीं सर, तो वैसा हो सकता है कि एक टाइम बनाइए, 2 टाइम खाइए। कुछ चीज़ से तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, अगर आगे निकलना है वहाँ से तो। तो वैसे इनकी जानकारी के लिए आप बता दीजिए कि आप ग्रुप डी में 2022 में सेलेक्ट हुए थे। हाँ सर। तो प्लीज आप उस टाइम के मार्क्स भी शेयर करिए और अपनी ड्यूटी का शेड्यूल कि कितने घंटे की आप ड्यूटी कर रहे थे। सर 2022 में मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरा रो स्कोर 82 पॉइंट समथिंग था और नॉर्मलाइज़ होके 91 हो गया था। और उसके बाद हमको जो चुनिंदा पोस्ट है, उसमें से सबसे बेटर पोस्ट मिला, लेकिन उसका पहले से तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसका 12 घंटा का रोस्टर होता है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। अच्छा। लेकिन उस ड्यूटी में थोड़ा-थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए कि कुछ पढ़ सकते हैं। ड्यूटी में भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। देखिए, ये तो हमारी अपनी चॉइस है कि आप हम उस टाइम में मोबाइल देख रहे हैं या हम बुक्स पढ़ रहे हैं। टाइम तो हाँ, निश्चित तौर से मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि 12 घंटे कोई भी आदमी काम कर रहा है। 12 घंटे में भी थोड़ा बहुत समय निश्चित तौर से मिलता है, तो ये अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते थे और उन चीज़ों को जिन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, उस टाइम को ये यूटिलाइज़ करते थे, जिसके दम पे आज आपके सामने हैं और ये सेलेक्टेड हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज के टाइम में सबसे ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे। मतलब बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे तैयारी करे। एक एग्जाम खत्म होता है, दूसरा एग्जाम लग जाता है, फिर तीसरा एग्जाम लग जाता है। तो आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए कि उसकी एक बार अच्छे से तैयारी हो जाए और फिर वो क्या एक साथ तीनों एग्जाम को क्लियर कर सकता है? जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, इन एग्जाम्स को एक साथ क्लियर कर सकता है कोई बच्चा? बिल्कुल कर सकता है। बच्चे 2 तरह के होते हैं सर, एक जो पेपर दे के आते हैं, उसके बाद आंसर की और रिजल्ट के लिए मिसगाइड होते रहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो पेपर दे के आते हैं और भूल जाते हैं उस पेपर को, फिर आने वाला पेपर पे फोकस करते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है और बेहतर मतलब आज के दिन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर वहाँ पे आउटपुट अच्छा मिलता है। और सारा एग्ज़ाम तो कॉमन ही है सबका, ताकि एग्ज़ाम देके कोई अभी बच्चा ग्रुप डी का पेपर दे के आया है, अभी उसको बहुत सारा बच्चा मिसगाइड उसमें हो जाएगा। उसमें मिसगाइड आपको नहीं होना है, अभी सामने आपका पेपर है एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेईई का, फिर ग्रुप डी होगा, तो आपको उस पेपर में ध्यान लगाना चाहिए, उससे बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों को बोला कि आप लोग ग्रुप डी का अगर एग्जाम हो चुका है तो आप भले ही हमारे पास ना पढ़ें, आपका जहां से मन कर सकता है वहां से पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें। तो बच्चे कह रहे हैं कि अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो आपकी क्या राय है कि रियल में बच्चों को सिर्फ वेट करते रहना चाहिए कि भाई साहब मेरी आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा? जैसे कि एलपी सीबीटी 2 में ये वाला हाल हुआ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का हाल हुआ कि एलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद टाइम ही नहीं मिला और बच्चे फेल हो गए। तो अब अपना जरा थोड़ा-सा आप मेरे को ये बताइए कि एएलपी में 3-3 स्टेजेस हैं। तो किस तरीके से आपने हैंडल किया सीबीटी 1 को, सीबीटी 2 को, सीबीटी 3 को? और जैसे कि आपने बताया था कि साइको में आपको छुट्टी भी नहीं मिली थी, उसके बाद भी आपने साइको को क्लियर किया है। तो आप निश्चित तौर से बताइए कि अपने सब्जेक्ट वाइज कि आपकी क्या-क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से आप तैयारी करते थे? क्योंकि अब बच्चे और आगे देखिए, जैसे आपकी सिचुएशन थी, ऐसे ही बच्चों की सिचुएशन है कि आगे इनके पास 60 दिन का समय बचा है, 45-60 दिन का। एएलपी का एग्जाम लगा हुआ है कि एएलपी सीबीटी 1 होगा और जैसे ही ये खत्म होगा फिर टेक्नीशियन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग कैसे हैंडल करें उस चीज को? जी। सबसे पहले तो सेक्शनल मेरा ये था कि सेक्शन वाइज़ सब कुछ पढ़ना था, क्योंकि मैथ के लिए हम पर डे 2-3 मॉक टेस्ट लगाते थे, स्पेशली मैथ का। उसके बाद फिर रीज़निंग का भी वही था, क्या है कि वो दोनों प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उसके बाद साइंस पढ़ते थे एनसीईआरटी से, और प्रीवियस ईयर देखते थे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके भी नो वो एनसीईआरटी का जो मार्किंग वाला हर चैप्टर का अलग-अलग पीडीएफ था, उसको पढ़ते थे कि उससे जल्दी-जल्दी मेरा हो जाता था रिवीज़न। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर देते थे, तो उससे ज़्यादा मतलब अपना तैयारी को एनालिसिस कर पाते थे कि मेरा तैयारी किस लेवल पे है। और उसमें मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलती होते थे, या फिर जिस सेक्शन में हमको लगता है इस सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, फिर उस चीज़ को हम जाके पढ़ते थे। मेन ये है कि मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस बेहतर करें, ताकि उस अगले मतलब मॉक के लिए आप बेहतर तैयार रहें। ठीक, ठीक। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन अभी बच्चों का क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। बच्चों के क्वेश्चन ये है
कि ये तो सबको पता है कि जब मैथ्स मेरे को पढ़ना है तो फिर मेरे को प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आपका सिलेबस पहले से थोड़ा सा रेडी था, ग्रुप डी में आप निश्चित तौर से सिलेक्टेड है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक नया बच्चा या एक थोड़ा सा अधपका बच्चा, मतलब जिसकी तैयारी हल्की है हल्की नहीं है, उन बच्चों को आपकी क्या सलाह है कि वो लोग कैसे तैयार करें उस चीज को? क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ चैप्टर्स मेरे को आते हैं, कुछ चैप्टर्स मेरे को नहीं आते, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि आगे मेरा एलपी का एग्जाम है या टेक्नीशियन का एग्जाम है। भले ही एक एग्जाम मेरा बिगड़ जाए एलपी का, लेकिन मैं किसी एग्जाम में तो फुल तैयार होके जाऊं। तो उसके लिए, उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपने पहले कैसे किया? अच्छा ये बताइए, ग्रुप डी के टाइम पे आपने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था, ग्रुप डी के टाइम पे? सबसे जी सर, उस टाइम पे ये था कि सबसे पहले हर चैप्टर का बेसिक्स पढ़ते थे और बेसिक्स पढ़ने के बाद उस मतलब ये चैप्टर के सिलेक्टेड मॉक टेस्ट लगाते थे, उससे पता चल जाता था कि कौन-कौन क्वेश्चन मेरा किस टाइप का गलती हो रहा है, उस पे हम एनालिसिस करते थे और धीरे-धीरे आगे हम बढ़ाते जाते थे। उस उसके बाद आपसे भी हम जुड़े थे, तो साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प आपके अथी से हुआ पीडीएफ से और उस टाइम आप पढ़ाते भी थे, जहाँ तक हमको याद है। तो वहाँ पे आपकी वीडियोज़ भी देखते थे, फिर वहाँ से ये पता चल जाता था कि कैसे मेरे अच्छा, जी, मैं मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा जब खुद से पढ़ने को बैठता है, क्या तुम खुद से चीजों को लेके बैठते थे, या आपके कोई टीचर था, या ऑफलाइन थे, ऑनलाइन थे? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी से पढ़ते हो, जैसे आप मान लो मेरे टीचर ने दिया कि भाई साहब ये होमवर्क करके आना है, या ये तुम्हें कल कवर करना है, तो आपको ये खुद से हो जाता था, या आप किसी के साथ थे जो आपको ये बता रहा है कि ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, कल को ये कवर करना है? मतलब आपने, नहीं, नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता, मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी अगर खुद से पढ़ने को बैठूंगा सारी चीजें, तो इतनी डेडिकेशन हर किसी बंदे टॉपर के अंदर फिर भी होती है। कुछ लोगों के अंदर डेडिकेशन होती है कि वो अपना शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल से पढ़ लेंगे, लेकिन 90% बच्चे अपने शेड्यूल से नहीं पढ़ पाते। कोई ना कोई एक जड़ होती है जो उनपे दबाव डालती है कि तुम्हें ये कवर करना है। जैसे स्कूल में जाता है बच्चा तो दबाव में पढ़ लेता है। तो ऐसे आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन थी? किस तरीके से आप कवर कर रहे थे अपना सिलेबस? 2022-19 के टाइम में सर, हम जैसे से उस टाइम नया-नया आपका वीडियो आया था, 1-2 वीडियो देखे थे, तो फिर उस चीज़ से हमको लग गया था कि ये मतलब फ़िल्टर करके सब कुछ यहाँ से हमको मिल रहा है, कि टारगेट्स वहाँ से हमको तो स्टार्टिंग में आप टारगेट 1, 2 करके देते जा रहे थे। तो वहाँ हम 1-2 टारगेट्स पहले देख के देखें, फ़ॉलो करके देखें, तो उससे हम मेरा मार्क्स बढ़ते गया। फिर हमको लग गया कि ये बेटर है और वहाँ से हम आपका टारगेट्स फ़ॉलो करने लगे। फिर उससे मेरा सिलेबस भी कंप्लीट होते गया और मतलब ये पता चल गया कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो बुक्स में तो पूरा चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ से फ़िल्टर करके ही पढ़ना है। वो आप उस टाइम में हम ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं थे जॉइन किए हुए। उस टाइम में भी हम आप ही को फ़ॉलो करते थे, तो वहाँ से हमको मिल जाता था कि ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ छोड़ना है। तो अभी जैसे ये एएलपी सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 2 दिया, सीबीटी 3, तो इसमें आपने टारगेट क्लासेस ज्वाइन की? हाँ सर, हमने पूरा टारगेट्स एक-एक टारगेट्स को मल्टीपल टाइम उसको पढ़े हैं और उसके बाद अच्छा, रिवीज़न यहाँ किए पर हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है कि ये भी बोलेंगे कि ये भैया आपने जो है उसको जबरदस्ती बुलवा दिया। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कुंदन है, ये कुंदन। इनका नंबर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इनके अभी कुछ ग्रुप में भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ ग्रुप में अभी भी शामिल हैं, और ये उस टाइम के ग्रुप हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये एएलपी टेक सीबीटी 1 का ग्रुप है ये वाला, और वो ऊपर वाला सीबीटी 2 का ग्रुप है। तो आपने सीबीटी 1 का बैच और सीबीटी 2 के बैच ज्वाइन किए थे, हाँ सर। तो टारगेट क्लासेस से कुछ फायदा होता है, या मतलब ऐसे ही? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कुछ नहीं होता, टारगेट से कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी राय में, क्योंकि आप तो टॉपर हैं, और देखिए पहले चेतक पाटिल को भी बच्चे फेक बोलते थे। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चों को तो समझ नहीं आता कि टारगेट है क्या। मतलब इससे कैसे हो सकती है, किसी का कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे मार्क्स ला सकते हो? तो आप इसको कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि टारगेट या गाइडेंस किस तरीके से हेल्प की है आपके सिलेक्शन में? सर सबसे पहले तो ये है कि टारगेट को हम एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें, तो टारगेट जो है आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। उससे हमको ये है पता चल जाता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और वो चीज़ आपको अगर फ़िल्टर करके मिल गया, तो फिर आपको ज़्यादा इधर-उधर कंटेंट ढूँढने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आप मेरे लिए कर ही रहे हैं। तो फिर हम उसको अगर
फॉलो करें। और उसका मॉक टेस्ट में हम देख रहे थे कि टारगेट से ही क्वेश्चंस आ रहे थे, या फिर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट से ही आ रहे थे। और नया टेस्ट में भी वही हाल था, तो जब हमको क्वेश्चन वहीं से सब हो रहा है पूरा पूरा कंप्लीट, तो फिर हम इधर-उधर के कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सिर्फ टारगेट्स को देखते थे, उसके बाद जो अपना सेक्शन कमज़ोर है, उस पे काम काम करते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे तो ये तो जी, मैं बच्चों से पहले भी बोलता हूँ कि देखो टारगेट मेरा नहीं है वो। मैं तो खुद कहता हूँ कि उसमें जो सारा निचोड़ पूरे यूट्यूब का जो बेस्ट है वो आपके पास है। बच्चों के सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी कमी ये है कि सब कहते हैं कि मेरा कर लो बस। वहीं पे बच्चा मार खाता है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरा कर लो, मैं कहता हूं कि अगर इसका बेस्ट है तो यहां से कर लो, इसका बेस्ट है तो यहां हाँ, से कर लो। मैं नहीं कहता कि भाई साहब, अब जैसे अभी एनालिसिस है, एनालिसिस हम तो करवा नहीं सकते, लेकिन जो करवा हाँ, रहा है मेरा फर्ज बनता है कि मैं बच्चों को बता दूं कि भाई साहब वहां से कर सकते हो तुम, क्योंकि हम तो करवाएंगे नहीं एनालिसिस। तो ये चीजें बच्चों को आगे लेके चली जाती हैं, क्योंकि उनको तो भाई मेन एम क्या है, सिलेक्शन। अब मैं कहता हाँ, रहूं कि नहीं जी मुझसे ही जीके पढ़ो या मेरे टीचर से ही मैथ्स पढ़ो, तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। जरूरी तो नहीं है कि अगर हो सकता है कोई टीचर साइंस बहुत अच्छी पढ़ा रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास मैथ्स का टीचर भी उतना अच्छे लेवल का हो। तो हाँ। टारगेट के थ्रू बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो कहीं से भी कवर कर सकता है। अच्छा ये बताइए कि नेक्स्ट आपने एक क्वेश्चन कहा कि सीबीएटी के लिए आपको छुट्टी नहीं मिली थी साइको की तैयारी के लिए। तो आपने हाँ सर। साइको की तैयारी कैसे की, ये वाला मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा। इस समय पे एक क्वेश्चन मैं ये लेना चाह रहा हूं आपसे कि बच्चों के मन में थोड़ा सा एक बार ये चल रहा है कि ग्रुप डी में आपके अकॉर्डिंग, भैया पूछ, सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया एक बार जो भी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हो उससे भी पूछ के देखो, आप अपनी तो बात बता देते हो। जब मैं कट ऑफ बताता हूं तो गालियां देते बच्चे कि अरे भैया इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतने तो बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपकी राय में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी एक्सपर्ट हो, लेकिन एक बच्चा जो सेलेक्ट होता है उसको पता होता है रियलिटी एग्जाम की। तो आपकी राय में जैसे पिछली बार का कंपटीशन, पिछली बार की सीट्स और इस बार की सीट्स में बहुत डिफरेंस है। तो आपकी राय में इस बार क्या लग रहा है कि जो ग्रुप डी के बच्चे हैं वो भ्रम में ना रहें। आप मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा, सबसे पहली बात तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई साहब कौन से बोर्ड से, कौन सी कैटेगरी से, सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती हैं। लेकिन बच्चे पूछना चाहते हैं कि भैया कुछ थोड़ा सा अंदाजा, जिससे कि वो अभी जो ग्रुप डी का पेपर दे के निकले हैं उन्हें कुछ होप है या वो पूरी तरीके से दूसरे एग्जाम में कूदें। तो ये तो निश्चित आपने बता ही दिया कि निश्चित तौर से कूद जाओ चाहे कितने भी नंबर है, वो तो ठीक है। लेकिन फिर भी एक होप कितने मार्क्स तक की हो सकती है कि बच्चा फिजिकल की तैयारी कर ले। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी कर ले। अच्छा हाँ, एक बात और, आपने फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट की थी ये भी बता देना, क्योंकि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया हमारा पेपर हो गया, हम फिजिकल की तैयारी कर लें, आगे एएलपी का भी एग्जाम है, तो कब फिजिकल की तैयारी करना उचित है और क्या लग रहा है कि कट ऑफ की कुछ अंदाजन क्या लग रहा है। कटऑफ तो सर बोर्ड पे डिपेंड करता है, और मतलब बच्चा कितना अटेम्प्ट करके आ रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो इस पे बताना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आपको बिल्कुल लग बिल्कुल। जाता है, आप पेपर दे के आते हो तो आपको ये लग जाता है कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सबसे पहले बिल्कुल पेपर देने के बाद ही पता चल जाता है। और मेरे हिसाब से उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देना चाहिए। क्या है कि उसका रिजल्ट आप पेपर दे के निकलोगे तभी पता चल जाता है कि कैसा गया है पेपर। और दूसरी बात रही कि फिजिकल का तैयारी कब करना चाहिए, तो आप रिजल्ट आ जाए, उसके बाद पर्याप्त टाइम मिलता है। फिजिकल भी उतना हार्ड नहीं है, जब हम निकाल सकते हैं तो कोई भी निकाल सकता है। उसमें 90% बच्चे पास ही हो जाते हैं फिजिकल में, फिजिकल का कोई इश्यू नहीं है। मेरे हिसाब से रिजल्ट आने के बाद ही फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए, क्या है कि अभी जो टाइम है, अभी तो आपका बैक टू बैक पेपर होने होने वाला है। एएलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेईई होगा, फिर ग्रुप डी होगा, तो अभी आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, पेपर पे ध्यान देना चाहिए अभी। ठीक, ठीक है। तो बच्चों सुन लो, अभी के हिसाब से मुझे भी यही लगता है कि आप अगर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के हिसाब से करना चाह रहे हो तो वो बात मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भी अभी आपको उधर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर की आने के बाद थोड़ा सा पता लग जाएगा, डेटा आ जाता है रैंक गुरुजी वगैरह का, कई सारी वेबसाइट का, तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उधर, आपके सामने एग्जाम है, आपको उधर लगना चाहिए। अच्छा ये और बताइए कि, अच्छा आप ये बताइए कि साइंस की आपकी क्या स्ट्रेटजी है स्पेशली, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं, देखो
साइंस की मैं बुक लेने जाता हूँ, इतनी मोटी-मोटी बुक्स देखने को मिलती हैं। उनके अंदर एक्स्ट्रा भी कंटेंट है और कुछ लोग बहुत चुनिंदा पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि साइंस में आपने बताया कि फुल बाई फुल मार्क्स हैं आपके, तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी साइंस के लिए बच्चों की बेस्ट रह सकती है और किस तरीके से वो साइंस को कवर करें? मतलब साइंस का बहुत ही बड़ा रोल है और इसके बाद आपसे मैं जीके की बात करता हूँ। जी सर। साइंस को अगर रेलवे के साइंस को स्पेशली फ़ोकस करें तो 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो हम भी वही किए थे। कोई भी बिगिनर बच्चा है तो उसको यही करना चाहिए कि 9th और 10th का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उसको पढ़ना चाहिए। एक-एक चीज़, हर एक क्वेश्चन वहीं से कंटेंट को समझने का कोशिश कीजिए, चैप्टर को समझने का कोशिश कीजिएगा, तो वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद एक बार आप अच्छे से पढ़ गए हैं, उसके बाद आपका मार्क किया हुआ पीडीएफ आता है। तो उससे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि जल्दी-जल्दी हो जाता है चैप्टर वाइज़ रिवीजन। उसके बाद आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। साइंस में ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा है और कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या फिर तो उसको उसका वीडियो जाके देखिए, किसी भी टीचर का जो अच्छे पढ़ाएँ हों, तो वहाँ से भी कवर करना बहुत आसान है। बिल्कुल, सबसे बेस्ट तो यही तरीका रहता है कि भाई साहब, जो चैप्टर आपसे नहीं आता है, आप उस चैप्टर को सर्च करिए, या जैसे टारगेट में दिया जा रहा है आज मोशन चैप्टर, तो साथ-साथ उसके कवर कर लीजिए। वैसे तो हम लोग देते ही हैं अपना बेस्ट से बेस्ट, लेकिन अगर आपको हाँ, नहीं समझ आ रहा है तो आप जिससे मन चाहे उससे कवर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और उभर के आता है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये हमारी जो किताब है, ये हमारे जो नोट्स हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है? तो क्या बच्चों को उन किताबों पे रियलाइ कर जाना चाहिए या एनसीईआरटी पढ़ना ही कंपल्सरी है? नहीं सर, एनसीईआरटी पढ़ना ही कंपल्सरी है, काहे कि मान लीजिए कोई भी पब्लिकेशन है या वो चीज़ फ़िल्टर करके अगर नहीं निकाला है, तो आप अगर पूरा बुक नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ सही में फ़िल्टर करके निकाला गया है या फिर ऐसे ही अपने मन हिसाब से वो डाल दिए हैं उसमें। वो आएगा या फिर नहीं भी आएगा, इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर पूरा बुक ही पढ़ जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात आप लोग गाँठ बाँध लीजिए, आपसे बार-बार कहता हूँ मैं कि भाई साहब, एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, चाहे कोई कितना भी कहे कि मेरी किताब एनसीईआरटी बेस्ड है, आप उसे एज़ अ हेल्पिंग बुक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक बुक है वो एनसीईआरटी ही है, क्लास 9th और 10th इन्होंने भी वही पढ़ी है। और ये तो आप कुंदन बता ही सकते हो कि अगर कोई भी बच्चा टारगेट फॉलो कर रहा है तो उसको एनसीईआरटी अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टारगेट एनसीईआरटी से ही होता है। पूरा का पूरे टारगेट में भरा पड़ा रहता है हर बार, एनसीईआरटी 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 हर बार। अच्छा, ये बताइए, करंट जीके जैसे इस समय तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अगर आपने देखा हो तो हमारे ये एएलपी टेक्नीशियन के जो पेपर हुए या ग्रुप डी के जो पेपर हुए, उसमें थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके भी आती थी। ठीक है, लेकिन अभी देख रहे हैं तो मैक्सिमम करंट ही आ रहा है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और इन लोगों को किस तरीके से अपनी करंट जीके को फोकस करना चाहिए? क्योंकि देखो, मैथ्स रीजनिंग सब बना ले रहे हैं, एसएससी का बच्चा हो चाहे रेलवे का बच्चा हो, मैथ्स रीजनिंग सब कर ले रहे हैं। और आजकल तो रेलवे ने ये ट्रेंड बनाया हुआ है रीजनिंग में कि कुछ ही चैप्टर्स पकड़ता है, उन्हीं से भर भर के क्वेश्चन डाल देता है। तो मैथ्स रीजनिंग तो बच्चा कर ले रहा है। स्पेशली आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए जीके के लिए क्या करना है? सर, अभी के हिसाब से जो पेपर आ रहा है, उसमें मोस्टली एकदम करंट अफ़ेयर ही आ रहा है। तो उसमें मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि उसको आप एसपीटी का वो दे देते मार्क करके 60 शुरू का स्टार्टिंग का 60-62 पेज का। तो हाँ। उसमें जो मेन मेन चैप्टर है उसको तो आप ऑलरेडी मार्क किए हुए ही हैं, जैसे खेल-कूद से आ गया, नोबेल प्राइज़ आ गया। हम्म। वो हम्म। चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, उसको मेमोराइज़ करना है और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है कि आपको वो चीज़ याद रहे। बार-बार उसको पढ़िएगा, 60 पेज हम तो ये करते थे कि सर 10-10 पेज करके बाँट दिए थे और जो मार्क किया हुआ था आपका, वो हर मतलब 6 दिन पे वो रिपीट हो जाता था। 1 दिन में 10 पेज पढ़ते थे, तो छठा दिन वही आना है फिर। तो ऐसे तो में हमको जल्दी-जल्दी याद हो गया था सर। तो उससे कुछ क्वेश्चन फंसे भी या बस खाली ऐसे ही पढ़ के चले गए? नहीं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है, अगर नाइ मतलब 70% क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा एफर्ट उसमें लगा सकते हैं, तो जाके आप मंथली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन मेरे बिल्कुल। हिसाब से वो पढ़ना इनफ रहेगा। ठीक।